हेलो 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 यूट्यूबर्स फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आई होप सो आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं कवर करने वाली हूँ एसक्यूसी, दैट इज आज से हमने अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिए हैं। सो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, हालांकि मैं कुछ एसेस करा चुकी हूँ। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर दीजिएगा, मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट तैयार की है उसमें। ये जो क्लास है वो सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीए इंटर के अंदर आपने जो स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए वो आप सीए फाइनल में नहीं पढ़ेंगे। यू हैव टू स्टडी दैट स्टैंडर्ड्स आल्सो जस्ट लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि वो आपके बेस बनेंगे। तो आप जहां से भी हैं, चाहे इंटर से हैं चाहे फाइनल से हैं, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। तो आज जो मैं एसक्यूसी बना बताऊंगी उससे पहले मैं आपको जर्नल एक मतलब बताऊंगी कि एसक्यूसी का क्या मतलब है, क्यों एप्लीकेबल। देखो बच्चों, अगर आपको रट्टा मार के पढ़ने वालों में से हो तो आप यही क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, कि मैम हम रट्टा मार के पास हो जाएंगे, हम ये चीज कर लेंगे। लेकिन मेरी हमेशा क्लासेस का एक मोटो होता है, वो ये होता है कि आप उस क्लासेस को लें तो सीए बनने के बाद भी आपको सोचना ना पड़े, आपको आइडिया रहे कि इस सेशन में, इस सेक्शन में, इस एसए में, एसक्यूसी में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। तो आप वहां जाके आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इस क्लास के अंदर आ रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको डीप मीनिंग समझा सकूं, ताकि आपको रिलेट कर सके कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। इस तरीके से, जैसे कि आप डेबिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर की एंट्री रख लेते हैं लेकिन उसका मतलब समझ नहीं आता, बाद में जाके प्रॉब्लम आती है, तो ये केस मत करना। भैया सीए है तो आराम से अपने प्रोफेशनल को एक मतलब उससे ले लो कि हमने प्रोफेशन को लिया है। ठीक है। तो बिना देरी के और शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी से बताऊंगी एक्चुअली व्हाट इट इज मीन, और कुछ आपको लाइव एग्जांपल उसमें भी दिखेंगे। ओके। सो उसके बाद मैं जो रेगुलर नोट से आपको पढ़ाती हूँ, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस नोट है, किसी भी ऑथर की बुक है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप उससे पढ़िए। लेकिन आप 10 रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, लेकिन आप स्टडी मटेरियल्स को नहीं छोड़िएगा। ठीक है। तो ये मेरा एक आपसे एडवाइस है, चाहे स्टडी मटेरियल्स की आपको 2 बार थियोरी सब्जेक्ट्स की रीडिंग जरूर लेनी है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगे कि क्लास में आपको कुछ समझ आ रहा है, बेस समझ आ रहा है, मैं इंग्लिश का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकती हूँ, नॉट सो डिफिकल्ट, बट मैं उसका मतलब समझाने का आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो आपका स्टैंडर्ड है वो प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक जरूर कर देना, एक छोटा सा मोटिवेशन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं एसक्यूसी 1। ओके। सो बच्चों, इस चीज को समझने के लिए जो मैंने एक क्लास अपलोड की थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसेज, एसक्यूसीज एंड एसआरए, वो आप देख सकते हैं। तो मैं क्विकली बता देती हूँ कि वहां पे एसेज क्या होते हैं। एसेज होते हैं कि भैया ऑडिटर ने ऑडिट किया लेकिन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दैट थिंग ऑलरेडी हैपेंड, सारी चीज हो चुकी है। जो चीजें हो चुकी हैं आप उसका ऑडिट करते हैं हो जाने के बाद। 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर किसी कंपनी का खत्म होता है, 31 मार्च को आप ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं और मेनली नवंबर अक्टूबर तक ऑडिट फिनिश करके देते हैं। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, एसआरई, जो रिव्यू करने के लिए यूज होता है। ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये आते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब एक अलग सी चीज आती है एसक्यूसी। एसक्यूसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो आपके ऑडिट के अंदर, आपके नहीं, जो ऑडिट बोर्ड एसोसिएशन है एक वर्ल्ड लेवल पे, ASSB, और जो आपका आईसीआई है इंडियन लेवल पर, राइट, तो वहां पे उसने 2 टाइप्स के ऐसे स्टैंडर्ड्स ऐसे इशू कर रखे हैं जो स्पेशली डील करते हैं कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। देखो जब भी मैं बात कर रही हूँ क्वालिटी ऑफ ऑडिट, तो यहाँ पे जब मैं क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट की स्टेटमेंट्स की बात करूं तो वो आपका एसए 220 डील करता है। यानी एसए 220 क्या बताता है कि जब भी कोई ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, मेरी बात को ध्यान रखें, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है तो उसको क्या क्या क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जब मैं बात कर रही हूँ एसक्यूसी की, तो एसक्यूसी सिर्फ एक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सीमित नहीं है। एसक्यूसी का मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर फर्म्स, जो कि क्वालिटी कंट्रोल उनके लिए दिया गया है जो कि ऑडिटर्स हैं या ऑडिटर फर्म्स है। ठीक है। जो कि क्या करती हैं, ऑडिट भी करती हैं, साथ साथ रिव्यू भी करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एसआरई भी करती है,
और साथ साथ SAE अश्योरेंस एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विसेज भी लेती है। आई टोल्ड यू दैट ऑडिट जो करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। जो रिव्यूअर करता है वो होम होता है CA डिग्री का ही है, लेकिन उसको रिव्यूअर बोलते हैं, ठीक है। सो SQC इज एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट जब वो कर रहा है उसमें भी एप्लीकेबल है, प्लस कोई स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट ले रहा है उस पर भी एप्लीकेबल है, और तीसरा कोई सर्विस एंगेजमेंट या ये सारी चीजें ले रहा है उस पर भी एप्लीकेबल है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम डिफरेंस क्या है, लेकिन SA 220 कहता है कि भैया आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है जब आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लेकिन इसने ये कोई बात नहीं करी कि जब क्या आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं। क्लियर? एक बात समझ में आई दोनों में कि SQC 1 किसके लिए एप्लीकेबल है और 220। लेकिन जब भी हम ऑडिट करेंगे तो बेटा इन द ऑडिट ऑफ मेरे बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। जब हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो SQC 1 प्लस SA 2020 को मिलके उसकी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मैम ये क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि पेन अच्छा यूज करना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी बनानी है? नहीं नहीं, इसका मतलब होता है व्हाई देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग ऑडिटर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी एंड हाउ डज नॉट क्वालिटी इफेक्ट एन ऑडिटर। तो बहुत से प्रश्न होते हैं कि भैया क्यों हमारे लिए, क्यों एक ऑडिटर के लिए क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है, अगर कोई जॉइंट ऑडिटर्स है तो क्यों हमें SQC को मतलब फॉलो करना है। एक नेक्स्ट और प्रश्न आ सकता है, कैन स्मॉल फर्म गेट अवे, क्या जो छोटी फर्म्स हैं, जो एक छोटी ऑडिटर की फर्म है वो कम क्वालिटी देती हैं, या फिर बड़ी फर्म जैसे KPMG बिग फोर है वो ज्यादा क्वालिटी देती है? क्या ये क्वालिटी कंट्रोल, क्या ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी, ये सब चीजें स्मॉल या बिग फर्म किस पे एप्लीकेबल होता है या नहीं? तो ये सारी चीजें आपको एक ऐसे बताता है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द ऐसे। ओके, सो अब हम आपका ऐसे इसको बिगिन करेंगे कि भैया क्या चीज है क्या चीज नहीं। अच्छा मैडम, ये SQC बहुत मतलब अभी तक कंफ्यूजन है। मैम ये SQC किस पे एप्लीकेबल होता है? SQC को फॉलो किसको कौन करेगा? बेटा SQC को फॉलो करेंगे ऑडिटर या फर्म ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर या फर्म ऑफ ऑडिटर्स जो ऑडिट कर रहे हैं। अब फर्म ऑफ ऑडिटर्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पार्टनर्स आ सकते हैं, आपकी ET आ सकती है, एंगेजमेंट टीम आ सकती है, राइट। तो एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ, फिर जाएंगे नोट्स के अंदर, दैट व्हाट क्वालिटी कंट्रोल कुड अ फर्म इंस्टॉल। व्हाट क्वालिटी कंट्रोल मतलब अगर आपकी एक ऑडिटर की फर्म है, जैसे बिग फोर्स की बात करूं, KPMG की बात करूं, इन सब चीजों की बात करूं, इन सब चीजों की मैं बात करूं, सो इनको क्वालिटी कंट्रोल क्यों इंस्टॉल करना चाहिए? टू एंश्योर दैट इज अ पर्सनल पार्टनर्स एंड प्रोफेशनल अडेयर टू द इथिकल रिक्वायरमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इथिकल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ओके, सो SQC 1 फर्स्ट में क्या बोलता है कि जो ऑडिटर है या फर्म ऑफ ऑडिटर है उनको अपने पर्सोनल के अंदर आपके पार्टनर्स भी आ सकते हैं, प्रोफेशन भी आ सकते हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके सॉरी क्लाइंट्स नहीं, आपके एम्प्लॉयज भी आ सकते हैं, उनको अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पूरा पूरी तरीके से एडहेयर करना है। कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस अपनी एज एन ऑडिटर, एज एन पार्टनर यू हैव टू कम्युनिकेट योर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल कहता है, राइट। सेकेंड चीज क्या है जिस चीज का स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल बोलता है कि suggested quality control to ensure ethics and independence, what quality control should firm install? किस टाइप के क्वालिटी कंट्रोल एक फर्म को इंस्टॉल करने चाहिए ताकि एक फर्म को इन चीज का आंसर मिल सके? तो भैया आपको एज अ ऑडिटर फर्म स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या बोलता है कि टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द पॉसिबल थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, इस तरीके से आप क्वालिटी कंट्रोल को सेट कीजिए अपनी फर्म के अंदर, अपने काम के अंदर, कि आपको जो इंडिपेंडेंस, आपके इंडिपेंडेंस को जो भी थ्रेट है वो आप उसको इवेलुएट कर सके। सेकेंड थिंग इज टू टेक द एक्शन, अगर थ्रेट है तो एज अ फर्म, एज अ ऑडिटर, एज अ पार्टनर आप उस पर क्या अपना मतलब एक्शन लेते हैं ताकि उस थ्रेट को इंडिविजुअली लो लेवल पे एक्सेप्ट कर सके।
थर्ड वन इज रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम अपने पार्टनर से, आपको फ्रॉम प्रोफेशनल से आपको रिटन कंफर्मेशन नहीं है। अब ये पार्टनर और प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? कोई फर्म होती है, उसके अंदर कुछ ऑडिटर्स भी होते हैं, सीए भी होते हैं, कुछ कंपनी सेक्रेटरीज भी होते हैं, उनके मिलके एक फर्म बनाए जाते हैं। जैसे कि केपीएमजी की मैं बात करूँ, राइट, वो मेन फर्म उसका काम है ऑडिट करना, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो आपको ऑडिटर्स भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे, आपको कंपनी सेक्रेटरीज भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टू कंफर्म द इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर फर्म टू परफॉर्म पार्ट ऑफ एंगेजमेंट। तो इसीलिए आपको क्वालिटी कंट्रोल सेट करना है, ताकि आप इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर सके, अगर आपकी फर्म है या फिर आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल आपको शो कर रही हूँ कि अब मन में ये डाउट आता है कि मैम क्वालिटी कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, इसका भैया आईसीए को कैसे पता चलेगा? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एएसबीबी है, ठीक है, अ, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, और आपके नेशनल लेवल पे आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो भैया वो आपको एक इलस्ट्रेटिव इस तरीके से फॉर्म एप्लीकेबल करवाता है हर फर्म पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ, तो आप देखेंगे ऑल पार्टनर्स, तो ये भरना पड़ता है, डिक्लेरेशन कवर्स भरने पड़ते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन भरनी पड़ती है कि आर दी पार्टनर्स पर्सनल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड आई हैव इमीडिएट फैमिली मेंबर्स डिड नॉट हैव इन्वेस्टमेंट इन द आइडेंटिटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म में मैं हूँ और मिस्टर जेड हैं, पार्टनर्स हैं, तो मैं अगर किसी फर्म का मतलब ऑडिट कर रही हूँ, तो मुझे ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि जिस फर्म का मैं ऑडिट कर रही हूँ, उस फर्म में मेरे कोई फैमिली मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी, मैंने कोई शेयर्स उनकी होल्ड तो नहीं करी, तो वो इंडिपेंडेंस को दर्शाता है, राइट। तो ये कंट्रोल है, ये मुझे आईसीए को मुझे एज अ ऑडिटर करके देना है। तो यानी दिस इज द सेट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। समझ में आया आपको? किस तरीके से समझा जा सकता है? नाउ नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। सेकेंड फॉर्म होता है इंडिपेंडेंस पॉलिसी। द इंडिपेंडेंस पॉलिसी एप्लीकेबल विदाउट एक्सेप्शंस। ओके, कंसेप्चुअल अप्रोच है, तो ये सारे फॉर्म्स को, ये इलस्ट्रेटिव फॉर्म है, मुझे भर के इवेलुएट करना पड़ता है। मतलब मैं एज अ ऑडिटर इवेलुएट भर के आईसीए को पास वहां पे दूंगी। नाउ दैट ये आपको समझ में आया कि ये फॉर्म हम भरते हैं, तो एक बार चीज मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, कंसेप्ट अप्रोच क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो इसी तरीके से आप कोई भी स्टैंडर्ड्स एसक्यूसी फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका काम सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बना के खत्म नहीं होता। यू हैव टू, आफ्टर दैट यू हैव टू फिल टू रिपोर्ट प्रोसीजर्स टू आईसीएआई और नेफ्रा। अभी मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाया था कि बहुत सारे मतलब हमारे बिरादरी के पर्सन्स को रेस्टिगेट कर दिया गया है, या फिर 5 साल 2 साल की रोक लगा दी गई है। तो भैया ऐसे मत सोचो ऑडिट खत्म हो गया है, सारी चीज खत्म हो गई है, तो क्लियर हो गया है, राइट। तो ये बात थी एक प्रैक्टिकल अप्रोच की, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं एसक्यूसी 1। तो सिर्फ स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल तो परफॉर्म्स द ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हैं तब भी एप्लीकेबल है, आप रिव्यू कर रहे हैं रिव्यू एंगेजमेंट तब भी एप्लीकेबल है, आप रिलेटेड सर्विसेज के एंगेजमेंट्स कर रहे हैं तब भी ये एप्लीकेबल है। तो चलिए, पर्पस ऑफ दिस एसक्यूसी, इस एसक्यूसी का पर्पस क्या है? बड़ी ध्यान दें, द फर्म, किस फर्म की बात कर रहा है ये? ऑडिटर फर्म की बात कर रहा है। शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्यूसी डिजाइन टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट the firm and its personnel comply with professional standards and regularity and rigor requirement। तो एक फर्म को, ये फर्म पे एप्लीकेबल होता है, राइट। तो एक फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि उस फर्म ने, और उस फर्म के जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज में पार्टनर आ सकते हैं, प्रोफेशनल आ सकते हैं, एक्सपर्ट आ सकते हैं, उन्होंने लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से कंप्लायंस किया है, एंड रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म एंड एंगेजमेंट पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस। एंड जो भी रिपोर्ट, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट हो, चाहे एंगेजमेंट रिपोर्ट हो, जो भी रिपोर्ट एक फर्म ने मतलब या एंगेजमेंट पार्टनर ने इशू की है, दैट इज एप्रोप्रिएट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। दैट्स इट, समझ में आया? नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नाउ क्वालिटी कंट्रोल के कितने एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ भी 6 तरीके के एलिमेंट्स हैं। क्या क्या चीज आती है? द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड बी इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग द फॉलोइंग एलिमेंट। तो फर्म ने जो कोई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स निकाले हैं, वो क्या एड्रेस करते हैं? इन 6 एलिमेंट्स को एड्रेस। भैया लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं क्वालिटी ऑफ द फर्म में?
मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म लेती है या नहीं लेती, एथिकल रिक्वायरमेंट फर्म फॉलो करती है या नहीं करती, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस acceptance and continuance of client relationship specific matter, human resource है, engagement performance कहता है, and monitoring. Quality control procedures policy should be documented. You should have to be document and communicate with the firm personnel. तो भैया मेरी एक फर्म है XYZ लिमिटेड, मेरी फर्म में 10 पार्टनर्स 10 लोग हैं इंक्लूडिंग द पार्टनर्स एंड इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज. तो मैं भैया अपना क्वालिटी कंट्रोल अपने फर्म का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैसे बनाऊंगी? तो सबसे पहले इन 6 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने पार्टनर से, अपनी फर्म में जितने भी एम्प्लॉयज है सबसे मुझे वो बताना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है बेटा, अब इसको और डिटेल में जाके हम पढ़ते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटीज विद इन द फर्म में लीडरशिप का मतलब क्या है, तो इसको पढ़ते हैं और आपको लिखना कैसे है. The firm should establish policies and procedures designed to promote the internal culture based upon the recognition that quality is essential in performing the engagement. आप लोगों ने भी सुना होगा कि अपने करियर में या फिर अपने इंटर्नशिप में कि XYZ फर्म से कराओ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, राइट. तो ये उसका एग्जाम्पल दे रहा है. Such policies and procedures should require firm CEO and managing partner to assume ultimate responsibility of firm system of quality control. तो लीडरशिप क्या होता है? किसी भी ऑडिट फर्म में किसी गलती सबसे होती है, किसी ने कोई ऑडिट रिपोर्ट गलत कर दी और क्लाइंट आके बोलता है कि भैया इसमें तुमने क्वालिटी मेंटेन नहीं करी, तुमने इस लॉ का कंप्लायंस नहीं किया, वट एवर डैश डैश डैश. तो भैया उसकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्म के सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर्स को लेनी चाहिए. अगर इधर उधर डालते रहेंगे, एक इंटर्न को क्या पता भाई, जो इंटर्नशिप करते हैं सीए इंटर्न के बाद, उनको क्या पता भाई आप एक मैनेजर हैं, एक सीईओ है एक फर्म के, ऑडिट फर्म के, और आप ऑडिटर है, आपको पता होना चाहिए, राइट. Any person or person assigned operational responsibility for the firm QC system, firm managing broad partner should have sufficient and appropriate experience and ability. आप भैया किसी को भी अपने फर्म में एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मिस्टर सी को बोल दिया कि आप मेरे फर्म की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि मेरे फर्म में काम कैसे चल रहा है. भैया मैं सीईओ में एक पार्टनर हूँ अपनी फर्म में, राइट. तो मेरे पास बहुत सारे और भी काम होंगे, मैं हर एक पे नजर तो नहीं रख सकती ना, बड़ी फर्म है. तो मैंने एक पर्सन को ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. अब जब आपको उसने आपने उनको ऑपरेशनल मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो मुझे ऐसा नहीं है कि भैया वो किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और मैंने उसको दे दी. तो भैया यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि जिस पर्सन को आप मैनेज करने के लिए देते हैं कि मेरी फर्म में काम मैनेज कैसा होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास मतलब जो अपनी अथॉरिटी को भी निभाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाए. तो दीज पॉइंट्स आर fair enough to write down in the examination that what are the leadership responsibility. लीडर का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, तुम, अरे लीडर वो होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, राइट. ओके. नाउ द सेकंड थिंग इज जो स्टैंडर्ड्स एसक्यूसी बोलता है आपको, सेकंड थिंग क्या कहता है बच्चा, एथिकल रिक्वायरमेंट. तो एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? द फर्म शुड एस्टेब्लिश एन प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल, देखो 100% ऑडिट के अंदर 100% वर्ड भूल जाओ. इट्स ऑलवेज बी अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फर्म एंड पर्सनल कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट. तो आपके 5 तरीके से एथिकल रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने बताया था. आईओपी सीपी जो मैंने पिछले क्लासेस में भी कवर किया है, आईओपी सीपी. अब मैम आईओपी सीपी क्या होता है? इंटीग्रिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, प्रोफेशनल कंपिटेंस होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर होता है. आप चाहे तो एब्रिविएशन अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है. तो एक ऑडिटर को, एक फर्म को, ये फर्म पे एप्लीकेबल है, फर्म ऑफ ऑडिटर, तो ये सारी एथिकल रिक्वायरमेंट का पालन करना चाहिए, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द फर्म शुड एस्टेब्लिश policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel maintain independence with required by the code. तो ये जो आपके कोड है, जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में एक इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, वो इंश्योर होना चाहिए एज पर दी एसक्यूसी. आपकी फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर है, पर्सनल है, उन्होंने वो सारी चीजें मेंटेन की है. सच पॉलिसीज, जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज आपने लगाई हैं, शुड एनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट इट इंडिपेंडेंस. उनको इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, मतलब वो करें, ठीक है. आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप एंड क्रिएट थ्रेट्स. ये अभी हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि भैया ऐसे सर्कमस्टांसेस को भी आइडेंटिफाई करना है जो एक ऑडिटर की, एक पार्टनर की इंडिपेंडेंस को
क्या करते हैं, थ्रेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और थ्रेट क्रिएट करना है, इवेल्युएट करना है, उसके बाद आप एक फर्म ने अप्रोप्रिएट मेजर लिया भी है या नहीं लिया। थर्ड, there should exist a mechanism by the firm by which EP means engagement partner, provide the firm and relevant information about engagement persona and notify firm circumstances relation. आप अभी फॉर एग्जांपल मेरी फर्म है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड है किसी क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने मेरे साथ एक ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट असाइनमेंट किया। अब मेरे पास 10 पार्टनर्स है, तो मैं उसका ऑडिट एंगेजमेंट देख रही हूँ। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट जो इशू होगी वो एबीसी लिमिटेड के नाम से इशू होगी, बट जो नीचे साइन होंगे एंगेजमेंट पार्टनर के वो मेरे होंगे। तो ये वह बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर मैं हूँ, कि भैया अगर मुझे ऑडिट के दौरान ऐसा लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है, तो मुझे अपनी फर्म से बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं कि भैया जो मेरा क्लाइंट है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे प्रॉम्प्टली प्रॉम्प्टली क्या करना है, अपनी फर्म को बताना है और एक्शन लेना है। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट, एटलीस्ट एनुअली फर्म शुड रिटन कंफर्मेशन विद द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि एनुअली रिटन कंफर्मेशन लेनी है पर्सनल से कि भैया हमारे पास जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स चल रहे हैं वो अप टू द मार्क हैं या नहीं मार्क है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन क्लाइंट रिलेशनशिप टू द स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ये एग्जाम में कई बार आता है। द फर्म बिफोर, अब फर्म का क्या रोल है यहाँ पे? एक ऑडिटर के बारे में देखो, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे बार बार ये नहीं बोला गया ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर, यहाँ पे बोला है फर्म। ये फर्म पे एप्लीकेबल है। द अच्छा, एस से 220 किस पे एप्लीकेबल होता है? एक ऑडिटर पे, जो एक ऑडिटर कर रहा है, एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उस पे एस से 220 एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वालिटी कंट्रोल से डील करते हैं। लेकिन एसक्यूसी पूरे फर्म को लेके चलता है। अब वो फर्म में बेटा सिर्फ ऑडिट नहीं है, आप रिव्यू भी कर सकते हैं, आप अश्योरेंस भी। लेकिन एस 220 जो होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, मतलब एस 220, वो एप्लीकेबल होता है एक स्पेसिफिक ऑडिटर पे। क्लियर? द फर्म शुड एक्सेप्टिंग टू एंगेज रिक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन एंड क्लाइंट। तो भैया सबसे पहले एक ऑडिट फर्म को इंश्योर होना चाहिए कि भैया जिस क्लाइंट की हम ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्होंने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, इंटीग्रिटी मेंटेन की है या नहीं, टाइम रिसोर्सेज पूरा कॉम्पिटेंस है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट हुआ है या नहीं। राइट नाउ द फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन। कौन सी फर्म की बात करें? एक ऑडिट फर्म की बात करें। इंफॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द सर्कमस्टांसेस। एक फर्म को इंश्योर होना चाहिए कि न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले जो सारी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से ली गई है या नहीं ली गई है। ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो भैया उसे जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ली है या नहीं ली है। तो ये चीज आपको मतलब एक फर्म को ध्यान में रखनी है। अगर वो ध्यान में रखेंगी, इसी तरीके से वो अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करेंगी और कंप्लाई करेंगे एसक्यूसी 1 से। इफ देयर आर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन client and the firm, क्लाइंट एंड देयर शुड बी प्रॉपरली रिजोल्व बिटवीन एक्सेप्टेड। अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो ऐसा होता है ना कई बार, ये मेरी फर्म है, अब मेरा क्लाइंट से नहीं बन रहा, तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट को मैं भगा दूं, नहीं। जो कंपनी जो फर्म के ऑपरेशनल हैं, जो सीईओ है, वो कहेंगे अच्छा आप इन सीए से नहीं कराना चाहते, आप इनसे करा दो। एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। वेयर अ फर्म obtains information that would be cause to decline in the engagement। तो यही चीज है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुआ तो भैया वो एंगेजमेंट कैंसिल भी कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो ये इस पे ना क्वेश्चन आया था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फर्म और क्लाइंट में तो एज पर द एसक्यूसी फर्म को क्या करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट देयर शुड बी प्रॉपरली रिजॉल्व। तो सबसे पहली बात है कि भैया वो प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए। वेयर द फर्म obtains information that could be caused it there where a firm obtain information that could be caused to decline an engagement, if that information hadn't obtained earlier, policies and procedure on continuance of engagement and client relationship include consideration professional and legal responsibility to apply the circumstances, including whether there is a requirement of firm to report of a person
एंड पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग द एंगेजमेंट। अच्छा, दो केसेस है, अगर कोई भी कंफ्लिक्ट हो रहा है तो सबसे पहले फर्म को रिजॉल्व करना है। सेकंड केस में क्या होता है, फर्म को ये देखना है कि दैट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। अगर इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, अगर वो हमें पहले रिसीव होती, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो सबसे पहली चीज है, अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आई है तो अपने प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है कि अगर कोई फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन आई है तो भैया वो हमें सीजी को बताना है या नहीं बताना। सेकंड, अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसपे आपकी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती है, बट स्टिल इट क्रिएट अ थ्रेट टू योर इंडिपेंडेंस, अगर कुछ ऐसा ही होता है तो यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंसिडरेशन एज टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। ओके ओके, नाउ कंसिडरेशन एज टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। तो सबसे पहले तो बहुत वो होता है कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। इंटीग्रिटी का मैं मतलब बता देती हूँ, ऑनेस्टी। अगर मैं इसको और फर्दर एक्सपेंस करूं तो इंटीग्रिटी का मतलब है एक क्वालिटी, एक इंसान की क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग एंड ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। तो मैं अगर कोई कह रहा है कि आप ब्राइब ले लो, रिश्वत ले लो, और आप नहीं ले रहे, so that is called the integrity of you. Okay, with regard to the integrity of client matters the firm consider include, for example, the identity। ऐसे कौन सी कंसिडरेशन है जो क्लाइंट की इंटीग्रिटी को इफेक्ट करते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट, प्रिंसिपल ऑनर्स, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो भैया एक ऑडिटर के मतलब क्लाइंट, एक ऑडिटर के मतलब इनके बिहाफ पे बहुत सारे इंटीग्रिटी लेवल्स होते हैं। की मैनेजमेंट क्या है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या है, तो ही हैज और शी हैज टू बी मेंटेन दैट इंटीग्रिटी लेवल। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो हम पढ़ने, नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या कंसिडर करना है, द फर्म शुड एस्टेब्लिश द पॉलिसीज प्रोसीजर एंड डिजाइन। और देखो ये ध्यान रखना कि फर्म को पॉलिसीज बनानी है विद रिगार्ड टू द ह्यूमन रिसोर्स, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड दे दैट वी हैव अ सफिशिएंट पर्सनल कैपेबिलिटीज। जो हमारे पास जो पर्सनल है, क्लाइंट्स हैं, सॉरी क्लाइंट ही पर्सनल है, वो सारे कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, कमिटेड है। ओके, सच पॉलिसीज प्रोसीजर शुड फॉलोइंग द पर्सनल टू रिक्रूटमेंट। तो ये सारी चीजें लेवल मेंटेन करिए, तभी तो केपीएमजी में अगर आप बिग फोर में जाओगे तो पहले आपका जीडीज होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होती है, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव्ड थ्रू ब्रीफिंग द एंगेजमेंट टीम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या कहता है कि आपको एंगेजमेंट अगर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वहां पे भी आपको कंसिस्टेंसी रहनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। the process for complying the engagement standards, processes, engage supervision। तो फर्स्ट वन इज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन टू प्लेस इन द डिफिकल्ट मैटर। अगर फर्म को लगता है, फर्म को इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं कि अगर लगता है कि कंसल्टेशन की जरूरत है, दैट दे टेक अ कंसल्टेशन एंड दे गिव द कंसल्टेशन। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। Sufficient significant judgment made by an engagement should be reviewed by the EQC reviewer। अगर कोई ऑडिटर, पहले ऑडिटर की बात कर रहे थे, अब कोई एंगेजमेंट रिव्यूअर है तो भैया उसको सिग्निफिकेंट जजमेंट देखने पड़ेंगे, रिव्यू करना है, कोई रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ये जजमेंट पे बेस होता है। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट। जो मोस्टली जो जजमेंट होते हैं एक रिव्यूअर देता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर जितना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स होगा, तो हर पर्सन के थॉट्स अलग होते हैं, तो यू हैव टू चेक विद देयर जजमेंट दैट व्हाट पर्सपेक्टिव दे आर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। नाउ इस EQC जो इसके लिए बोल रहा है, EQCR इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ लिस्टेड कंपनी। भैया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल हर हर लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैंडेटरी हो रहा है। कहाँ गई है ये बात कही है SQC 1 में। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट द फर्म शुड हैव क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ XQC। अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो वो अपना क्राइटेरिया अलग डिफाइन कर सकती है। नो डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर माइट बी डिफरेंस इन ओपिनियन विद ET if okay, अगर एंगेजमेंट टीम के साथ डिफरेंस इन ओपिनियन है, दोस्त हु कंसल्टेड बिटवीन
EQC reviewer and engagement partner. The report should be issued after resolution of difference. अगर difference है तो सबसे पहले difference को resolve करिए, फिर आप report present कीजिए. अगर कोई recommendation है, in case of recommendation of EQC reviewer are not accepted by EP, अगर engagement partner ने मतलब accept नहीं किया, the matter need resolve reviewer satisfaction. The matter should be resolved by establishing procedures by consulting with other practitioner. अगर रिव्यूअर का और एंगेजमेंट पार्टनर का मैटर्स, देखो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, ऑडिट करता है, उसको रिव्यू करता है EQCR, राइट. अगर उन दोनों के मैटर्स कंसल्टेशन के बाद, डिस्कस करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं होते, तो उनको किसी अदर फर्म की मदद लेनी पड़ती है, अदर प्रोफेशनल की मदद लेनी. भैया दो लोगों के झगड़े में बीच में तीसरे को लाना पड़ता है अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा आपसे. हो सकता है कि वो आपको रीजन बता दे कि क्या रीजन है. नो, engagement documentation very very necessary as per engagement documentation. The firm should establish, so question आता है कि क्या क्या engagement documentation करना है. The firm should establish a policies, procedures of ET, assembly of final engagement files, timely basis of reports, engagement not more than 60 days after the audit. So important, engagement files should be completed. engagement ET files जो complete होनी चाहिए वो 60 days के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. audit report के अंदर engagement करना जरूरी है. engagement review, the firm should establish a policies and procedures. तो firm ने क्या policies and procedure establish करी है, safe custody, confidentiality को लेके, integrity को लेके, ये सारी चीजें आपको document करनी है. unless otherwise specified by laws and regulation, अगर law ने कुछ कहा है लिखने को mandatory है तो वो आपको extract देने हैं, documentation available कराने हैं, regulation सारी चीजें available करानी है. engagement documentation has to be retained for the period. कितने टाइम के लिए engagement document, अब ये audit document नहीं है, याद रखना engagement document है, कितने टाइम के लिए इसको रखना पड़ता है. engagement document has to be written for the period of time sufficient performing monitoring process to evaluate compliance QC for longer period is required by the law. वैसे तो भैया shorter period 7 years का होता है, लेकिन अगर लॉ ने longer period बोला है तो आपको longer period के लिए वो engagement document संभाल के रखने हैं. ऑडिट रिपोर्ट का, ठीक है, ये रिटेंशन, ऑडिट फाइल की रिटेंशन 7 years. मॉनिटरिंग, लास्ट में सारा रिव्यू हो गया, सारी चीज हो गई तो उसको मॉनिटर करना है. तो कुल मिला के भैया अभी हमने SQC 1 में क्या पढ़ा बच्चा लोग, SQC 1 में पढ़ा कि SQC क्या होता है. एक SQC होता है क्वालिटी कंट्रोल का, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. एक होता है आपका SA 220. ऐसे SQC 1 जो एप्लीकेबल होता है वो ऑडिट फर्म पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ऑडिट फर्म ऑडिट कर रही हो, चाहे वो ऑडिट फर्म अश्योरेंस कर रही हो या रिलेटेड सर्विस दे रही हो. SA 220 एप्लीकेबल होता है आपका किस पे, ऑडिटर पे. तो SQC में बहुत सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बताए गए हैं एक ऑडिट फर्म के लिए कि किस तरीके से उसको भैया ये मेंटेन करना है ताकि वो आपका फर्म का मतलब क्वालिटी कंट्रोल कर सके. अच्छा, एक और चीज हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, वो 5 इथिकल्स जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस वगैरह सारी चीज. हर ऑडिट के बाद लिस्टेड कंपनी में एंगेजमेंट रिव्यू होना नेसेसरी, मैंडेटरी है, राइट. तो अगर कुछ कंफ्लिक्ट होता है वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें SQC 1 में दे रखी है. एक बार गो थ्रू हो जाना मॉड्यूल के साथ भी. ये था SQC 1 का एक क्रक्स पूरा. अगर तुम्हें SQC 1 समझ में आ गया हो तो रेगुलर, अगर नए हो, CA फाइनल में हो या CA इंटर में हो, अगर तुम नए हो तो मतलब इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे. कल आएंगे एसेस के सीरीज के स्टार्टिंग के साथ, आज से शुरू हो गई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना. तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया कि आप आए. थोड़ा सा प्यार और दिखा दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर.